थोड़ा फांट बड़ा कर दी होती ना तो सही रहा होता, फांट कर दी एग्जाम आप कर दीजिए। बता दीजिए क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। तो सीधा करें। रहने हम कर लेते हैं। सर हेलो, आवाज़ें आ रही भाई? क्लियर कर दो, आवाज़ें आ रही कि नहीं? क्लियर कर दीजिए, आवाज़ें आ रही कि नहीं? हाँ, प्रिया कुमारी सर सिलेबस डिस्कशन के बाद बोले थे परमाणु की संरचना पढ़ाएंगे, बट आपने नहीं पढ़ाया। हाँ बच्चा, परमाणु की संरचना इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ, परमाणु की संरचना इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर था वो कक्षा 12 में पढ़े हो तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी। और कुछ लोग का पेपर भी बचा है, तो पेपर बचा इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा सिलेबस शुरू किया जाए, ऐसे टॉपिक शुरू किया जाए कि आपके जो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं उनको भी पढ़ने में आसानी, थोड़ा बहुत क्लासेस करते रहेंगे तो उनको भी आसानी होगी। आपको पढ़ना तो है ही, और जिनका पेपर है वो भी पढ़ लेंगे, उनको भी मजा आएगा कि परमाणु संरचना उनके लिए बिल्कुल ऐसी चीज़ हो जाती जैसे वो क्या हो जाते हैं 11th का है जो कि एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उनको टाइम वेस्ट समझ में आता है कि यार इधर पढ़ें कि उधर पढ़ें। अब वो सोल्यूशन पढ़ेंगे तो उनको एक फ़ायदा होगा कि ये सोल्यूशन उनके लिए उनके टॉपिक में भी आएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे उनके जो हैं, और यहाँ का भी काम हो जाएगा। तो दोनों इसलिए मैंने सोचा सोल्यूशन शुरू किया जाए आपका। ठीक है, चलिए भाई जुड़ जाइए सारे लोग, बच्चा जुड़ जाओ। एक बंदा भाग गया, एक बंदा था भाग गया। अरे भागे नहीं भाई, इसमें तो कम से कम जुड़े रहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ टाइम टेबल मेरा बच्चा 7:30 बजे से, मैंने पहले ही बताया था 7:30 बजे से मेरी क्लास होती है केमिस्ट्री की, मैंने ये पहले भी बता दिया है। ठीक है, और मॉर्निंग में आपकी फिजिक्स की होती है, वो तो पहले ही आपने दिखाया होगा डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन, वो सिलेबस का डिस्कशन हुआ होगा इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है भाई, चलिए तो कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपको जो पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था नॉर्मलता, आपने पढ़ा था प्रतिशत सांद्रता। क्या पढ़ा था भाई? प्रतिशत सांद्रता पढ़ा था आपने, प्रतिशत प्रतिशत सांद्रता पढ़ा था आपने। ठीक है, यही पढ़ा था। इनके साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ा था आपने, नॉर्मलता पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नॉर्मलता। और इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ा था, विलेयता। विलेयता के बारे में क्वेश्चन सबका करना है भी आपको। क्वेश्चन उस दिन नहीं हो पाया था, आज क्वेश्चन करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे। हाँ डेली क्लासेस होती हैं बच्चा, मंडे से
फ्राइडे तक आपके डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा बच्चा, मैथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ही मैथ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये सारी टॉपिक हो चुकी थी। आज जो टॉपिक है वो मोलरता की है। क्या है बच्चा? मोलरता। तो मोलरता के बारे में जानते हो भाई आप लोग, क्या है भाई मोलरता है? तो मोलरता के बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हो, पहले से जानते हो मोलरता के बारे में, ठीक है। कि मोलरता क्या होती है बच्चा? किसी भी विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यदि किसी भी विलेन है, कोई विलेन है, मैं कह रहा हूं कोई विलेन है जिसका जो आयतन है बच्चा, ये आयतन है V, वो 1 लीटर है, मान के चलते हैं V लीटर या 1 लीटर में जितना भी मोलों की संख्या होगी, n मोलों की संख्या, n मोल होंगे, जितना भी विलेय के मोल घोल दोगे वही उसकी मोलरता होगी। यानी कि मोलरता बराबर एक बात लिख सकते हैं, मोलरता बराबर मैं लिख सकता हूं n/v। यदि मैं कहूं इसका आयतन V है तो मैं क्या कह सकता हूं, n/v कब होगा? जब लीटर में होगा, लीटर में होगा। यदि ml में बदलोगे तो 1000 से गुणा कर दोगे, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि मोलरता में क्या करोगे, इसे लीटर को ml में बदलोगे तो ऊपर ले जाके 1000 से गुणा कर दोगे, तो वही बात कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है विलेन में प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। उदाहरण के लिए शर्करा के 1 मोलर का मतलब बच्चा 1 m लिखते हैं, 1 m लिखा हुआ है। यदि कभी 1 m लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 मोलर की बात कर रहा है। 1 मोलर विलेन का अर्थ है कि विलेन के प्रति लीटर में शर्करा का 1 मोल अणु उपस्थित है। 1 मोल का मतलब 342 ग्राम, या उसी को हम देखो, एक बात जानते हो, आपने पहले पिछले क्लासेस में आपने एक बात पढ़ी होगी, यदि मैं कहूं मोल की संख्या, 1 मोल में बच्चा कितने अणु होते हैं? 1 मोल में क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या होती है। Na के बराबर में अणुओं की संख्या, ये तो सभी समझते हैं। 1 मोल में हमेशा अणुओं की संख्या जो होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। अवोगैड्रो किसे कहते हैं? हिंदी में अवोगैड्रो कहते हैं। Na से दिखाते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ये तो सभी जानते हैं, जिसकी संख्या होती है 6.022 या 23 जो भी कह लो, 10 के गुणे 10 के घाते 23 कण होते हैं, अणु होते हैं। इतने अणु होते हैं 1 मोल में हमेशा। 1 मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है बच्चा? 6.022 गुणे 10 के आते 23 अणु होते हैं, 1 मोल में है। तो वही बात बोल रहा है। 1 मोल को क्या कहते हैं बच्चा? 1 मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार, तो वही मोलर द्रव्यमान के बराबर। 1 मोल जो होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझा? तो वही बात बोला, अर्थात 1 मोल का मतलब क्या? उसके मोलर द्रव्यमान, चीनी है, शर्करा का बच्चा मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 342 ग्राम, या फिर हम कह ले 0.02, यानी उसी के अणुओं की संख्या, उसी के बराबर अणुओं की संख्या होती है, इतने अणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण, मोलरता की इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है बच्चा? मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब होता है। लीटर को डेसीमीटर में क्या करोगे? बदलोगे तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, यही तो होता है ना, यही तो लीटर का मात्रक तो होता है। या फिर लीटर में करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो ml इसमें नापोगे। यदि डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में नापना चाहो तो इस तरीके से नाप सकते हो। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 1 m का मतलब होता है बच्चा कि 1 मोलर, ठीक है, यानी कि मोलरता इसकी कितनी है? 1 है। 2m का मतलब मोलरता कितनी है? 2 है। m/2 का मतलब होता है सेमी मोलर कहते हैं। m/2 जब भी लिख दिया जाए, कभी भी आपको m/2 लिख दिया जाए, इसका मतलब होता है सेमी मोलर। क्या होता है? इसको बोलते हैं सेमी मोलर बोला जाता है, ठीक है, सेमी मोलर। यानी कि 1/m का मतलब, m/2 का मतलब होता है बच्चा, m/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू m लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 m लिख सकते हैं, तो 0.5 m भी लिख सकते हो। तो वही बात बोला है, m/2 को सेमी मोलर कहते हैं, उसी की मोलरता क्या होती है? 0.5 होती है। m/10 को डेसी मोलर कहते हैं बच्चा, उसको हम क्या कहेंगे? 1/10 है, तो या फिर लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, मैं आ गई बच्चा, स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। प्रिया कुमारी सही लिख रही है।
10 के घाते 23 होता है बच्चा, 10 के घाते 23 होता है बच्चा। परमाणु कह लो या अणु, परमाणु है तो परमाणु कहोगे, अणु है तो अणु कहोगे, संख्या होनी चाहिए बस उतने। अणु है तो अणु कहोगे, कण है तो कण कहोगे, जो भी है वो कह लोगे, ठीक है। 1/m/10 को हमेशा डेसीमोलर कहा जाता है, जिसकी मोलरता 0.1 होती है। m/100 को सेंटीमोलर कहा जाता है बच्चा, सेंटीमोलर कहा जाता है, जिसकी मोलरता क्या होती है 0.01 होती है। 1/1000 को मिली मोलर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मिली मोलर कहा जाता है, जिसकी मोलरता 0 पॉइंट, यानी कि क्या करते हैं बच्चा, m/1000 को बच्चा हम लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं। इसको क्या करोगे, दशमलव में बदलोगे 0.001 आ जाएगा, यही आएगा ना, ये मोलर की बात करेगा, ठीक है। ये बात हो जाती है। बात समझा बच्चा, बात समझा भाई, बात समझा। अब आगे की बात करते हैं, कुछ टॉपिक की बात करते हैं। कुछ टॉपिक है, मोलरता विलयनों की सांद्रता को निरूपित करता है समान तरीका से। अरे हाँ, हम समझ गए आप श्वेता हैं भाई, ठीक है भाई, बात समझ गए, ठीक है। पहली बात तो ये होता है, ताप में वृद्धि के साथ मोलरता घटती है। बात बिल्कुल सही है। मोलरता बराबर आपने क्या लिखा हुआ, मोलरता बराबर आपने क्या लिखा, N/V लिखा हुआ है। तो क्या होता है बच्चा, आप जानते हो चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने बोला था कि प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट प्रेशर पे, किसने बोला था, चार्ल्स ने, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। यही बात तो बोला गया था, यही बात तो बोला गया था। ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है बच्चा, क्या होता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, यदि आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/, है 1/, का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही बात बोला है कि ताप बढ़ाने पर निरूपित किया जाता है समान तरीके से, और ताप बढ़ाने पर वृद्धि, ताप में वृद्धि के साथ मोलरता घटती है, क्योंकि मोलरता जो होती है 1/, ताप के समानुपाती होती है, 1/, ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं m जो होगा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा t के, ये बात लिख सकता हूं। बात समझ गया बच्चा, बात समझ गया, ये बात हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात बोला है, जब एक विलयन को तनु यानी x गुना किया जाए, कितना किया जाए, x गुना किया जाए, तो उसकी मोलरता घट जाती है, x गुना घट जाती है। जैसे नॉर्मलता मैंने बताया था, वैसे सेम एज क्या हो जाता है मोलरता में, यदि तनु करोगे, तनु करने का मतलब होता है बच्चा कि उसके अंदर पानी मिलाना, यदि पानी मिलाओगे तो वो नॉर्मल होता जाएगा, और नॉर्मल होने का मतलब है, या तनु होने का मतलब है कि वो उसकी मोलरता या नॉर्मलता जो भी रहेगी वो घटती जाएगी, ठीक है। जितना पानी मिलाओगे उतना घटती जाएगी। यदि मैं मोलरता का सूत्र की बात करूं तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है। यदि मैं मोलरता की बात करूं तो प्रति लीटर विलय का भार बटे विलय का अणु भार, ये तो जानते ही हो, गुणे क्या हो जाएगा, या फिर m बराबर विलय का भार। यदि मैं एक बात लिख दूं बच्चा, इधर देखना, इधर देखना, यदि मैं मोलरता की बात करूं, m की बात करूं, मैं यहीं पे थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेता हूं, 1 मिनट, इधर देखना, मैं डिराइव कर देता हूं मोलरता। m बराबर, मोलरता बराबर क्या होता है बच्चा, मोलरता बराबर मोल बटे विलय के मोल, विलय के मोल, किसके मोल बच्चा, विलय के मोल बटा क्या हो जाता है, विलयन का आयतन। यदि लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि मैं मोलरता को m से दिखाता हूं तो विलय का मोल क्या होता है, n होता है, अपान v हो जाएगा। ये लीटर में है तो कोई बात नहीं, ml में करोगे तो 1000 से गुणा कर देना फटाक से, जब भी बदलोगे 1000 से गुणा। मोल बराबर क्या होता है बच्चा, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार होता है। भार को हम स्मॉल w से दिखाते हैं, और कैपिटल भार को हम मांग चलते हैं m से दिखाते हैं, या m डैश से, या फिर ma से दिखा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल w अपान ma इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ w अपान ma इंटू v ml में हो जाएगा, ठीक है। 1000 से क्या कर देंगे बच्चा, गुणा कर देंगे। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। हाँ बिल्कुल प्रिया कुमारी,
क्या होता है, विलायक की मात्रा को इंक्रीज करने पर सोल्यूशन क्या हो जाता है बच्चा, तनु हो जाता है। तनु होने का मतलब पानी मिला मिला के उसे हल्का कर दे रहा है। तू क्या कर रहा है, हल्का कर दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। ये फार्मूला ये तो जानते ही हो, ये जानते हो, अभी मैंने लिखा हुआ, ठीक है। आगे देख भाई, और भी फॉर्मूले बना सकते हो। विलेय की मोलों की संख्या मिली मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो विलेय का प्रतिशत, या लिख सकते हो क्या, या लिख सकते हैं हम मोलरता बराबर क्या लिख सकते हैं, विलेय का प्रतिशत। भाई इसको मैं लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, m बराबर W अपान MA इंटू V ml में गुड़े क्या कर दूं, 100 गुड़े 10 कर दूं। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चा मेरे लल्ला, ये वाला जो हमारा पार्ट है भाई, ये वाला हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है, W अपान क्या होता है, W अपान V होता है प्रतिशत मात्रा, W अपान प्रतिशत मात्रा। तो मैं इस चीज को मैं लिख सकता था, क्या लिख सकता था, M अपान, इसको मैं W अपान प्रतिशत मात्रा लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान भार आयतन, यानी कि W अपान V प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत गुड़े 10 बट्टे MA लिख सकता था। अरे लिख सकता था कि नहीं, हाँ या ना बोल है यार, हाँ या ना बोल भाई, बताया ना मैंने। बस मैंने फॉर्मूले बना रहा हूं, मैं फॉर्मूले बना रहा हूं क्योंकि कहीं से बीच में पढ़ सकता आपका, ठीक है, ठीक है, कहीं से बीच में पढ़ सकता है, ये बीच में कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको क्या कहते हैं, प्रतिशत मात्रा दे दे, मोलरता का डायरेक्टली पूछ रहे तो आप ऐसे निकाल दो, या फिर अलग अलग करके निकालोगे तो भी हो सकता है, डायरेक्टली फार्मूला लगा के तो भी हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि आपको क्या हो जाएगा ना, समय बच जाएगा। नहीं तो मोलरता निकालोगे फिर ऐसे सोचोगे, फिर इसमें रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बात समझ गया, बात समझ गया भाई। तो देख भाई क्या है, तो यही बात बोल रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, हाँ यही बात, विलेय का प्रतिशत, विलेय का प्रतिशतता, यानी कि जो मैंने प्रतिशत लिखा है गुड़े 10 बटे क्या क्या अणु भार, यही तो मैंने लिखा है, प्रतिशत मात्रा गुड़े 10 बटे अणु भार, वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है भाई। वो वाला फार्मूला हो जाएगा। और एक हो जाता है क्या बच्चा, 10 गुड़े विलेय का गुरुत्वीय विशिष्ट गुरुत्व गुड़े विलेय का प्रतिशत मात्रा बटे विलेय का अणु भार हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फार्मूला रेयर केस में पूछा जाता है, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। उसी तरीके से यदि विलयन की मोलरता और आयतन M1, पहले वाले विलयन की मोलरता जो है M1 और उसकी आयतन क्या है V1 है, तथा दूसरे वाले विलयन का मोलरता क्या बच्चा M2 और उसका आयतन V2 है, में परिवर्तित होता है। यदि मान के चलो मेरे पास, कहने का पहले इस वाले का मतलब है बच्चा, मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास क्या है बच्चा, एक सोल्यूशन है, ठीक है। पहले इसकी जो मोलरता थी, मोलरता M1 थी और इसका आयतन क्या था, वो V1 था। मैंने पानी कुछ ऐड किया, क्या किया, पानी ऐड किया। पानी ऐड करते ही बच्चा इसकी मोलरता जो हो गई, चेंज हो गई। अब ये M2 हो गई और इसका आयतन क्या हो गया, V2 हो गया। तो इस समय क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 बराबर क्या हो जाता है, M2 इंटू V2, यानी कि इसका मोलरता और आयतन का गुणनफल और इसकी मोलरता और आयतन का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। दूसरी बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि एक अभिकारक N1 मोल दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्रिया करता है, तब उस समय M1 V1 अपान N1 बराबर M2 V2 अपान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। यदि अभिकारक जो इसमें N1 है, पहले वाले का N1 है, दूसरे वाले का अभिकारक क्या है, N2 है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यदि समान विलेय के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए, यदि समान विलेय के, यानी कि एक विलयन मेरा इधर है, दूसरा इधर है, इसमें भी A पदार्थ है, इसमें भी A पदार्थ है, ठीक है, सॉरी A ही पदार्थ है, A पदार्थ है, तब कह रहा है इसकी मोलरता मान के चलते कितनी बच्चा, M1 है और इसका आयतन जो है V1 है, इसकी मोलरता क्या है, M2 है, इसके आयतन क्या है, V2 है। उस कंडीशन में इन दोनों को यदि मिलाया जाए, इन दोनों को मिलाया जाए, जो नया आयतन जो नया बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी बच्चा, M होगी। और ये M क्या हो जाएगा बच्चा, ये M हो जाएगा M1 इंटू V1 प्लस में M2 इंटू V2 अपान क्या हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा। बात समझा, ये चीज हो जाती है बच्चा। ये वाला वही वाला फार्मूला डायरेक्टली प्लस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे प्लस लिख लेना, प्लस रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है, प्लस रहेगा। बात समझ गया भाई,
कोशिश करिए, इतना दिखाई दे रहा है बच्चा, मैं भी देख रहा हूं, दिखाई दे रहा है, इतना भी कम नहीं है, काम काम के लायक है। पीडीएफ, अरे दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है मेरे लाल, थोड़ा से वो 144 पे देख रहे क्या तुम लोग? श्वेता, बच्चा बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रही हो भाई आप। ठीक है, बात समझ गया बच्चा, बात समझ गया। यदि ये बोल रहा है दूसरा वाला फॉर्मूला सेम टू सेम एज फॉर्मूला, बच्चा क्या कर रहा है, यदि m1 मोलरता के v1 मिली से m2 मोलरता का विलयन प्राप्त करने के लिए, m2 मोलरता का विलयन प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त आयतन होगा, जल का आयतन, यानी हम बाद में मिलाएंगे। यदि मान के चलो मेरे पास ये मोलरता क्या बच्चा, इसकी मोलरता m1 है और इसकी आयतन जो है v1 है, यदि मुझे इसकी मोलरता m2 करनी है, क्या करनी है बच्चा, m2 करना है, इसकी मोलरता m2 करना है, m2 करना है, तो इसको जो आयतन होगा, उसका आयतन जो होगा बच्चा, वो आयतन क्या होगा, v2 माइनस v1, यानी कि v2 जो होगा, इसका जो बड़ा वाला आयतन होगा जो बनने वाला है, उसमें से जो नया आयतन बनेगा, कितनी आयतन की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, तो v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, और v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। बात समझ गया भाई, बात समझ गया भाई, बात समझ गया कि नहीं, हाँ या ना? या फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं इजी बना देता हूं। यदि मैं इसको क्या कर दूं बच्चा, इधर गुणा कर दूं, इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपान क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा m1 माइनस m2 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बटे क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर दे भाई, तो इसको इधर गुणा कर दे, तो मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर गुणा करेगा भाई, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे गुणा कर रहा हूं ना, मैं सीधे गुणा कर रहा हूं, एक बार इधर गुणा होगा, एक बार इधर गुणा होगा, तो m2 v2 माइनस क्या हो जाएगा, m2 v1, और ये वाला इधर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, m1 v2 माइनस m2 v2 हो जाएगा। अब एक बात बता भाई, इसको मैं इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो ये वाला दोनों आपस में बराबर है, इनको भेज दूं इधर, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, m2 2m2 हो जाएगा, 2m2 v2, अरे m2 v2 है, इधर m2 v2 है, ये क्या है प्लस में, इधर माइनस, इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, बराबर। इसको इधर भेज दे भाई, m1 v2 प्लस में m2 v2, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, या फिर उसको ऐसे ही रहने दो तो भी जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ गया भाई? या फिर एक काम और कर सकता है भाई, तुम इसमें क्या कर दे, v2 से भाग दे, जैसे v2 से भाग देगा, इसमें भी v2 से भाग देगा, v2 से भाग देगा, तो क्या करेंगे, या फिर रहने दे, वैसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, क्यों फार्मूला इतना बड़ा बनाना, क्यों इतना बड़ा फार्मूले को डिस्क्राइब करना, हमें तो क्या करना, काम करना है ना, काम करना, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं हम। आवश्यकता, जो आयतन का आवश्यकता होगा v2 माइनस v1 होगा, उसका जब वैल्यू आएगी वो m1 माइनस m2 हो जाएगा। हाँ मुझे दिख रहा है भाई, हाँ भैया मुझे दिख रहा है, आप आ गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात समझ गया ना, बात समझ गया ना। अब आते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, किसमें बच्चा, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। क्या है, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। विलयन की नॉर्मलता होती है बच्चा, वो मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है बच्चा, तुल्यांकी भार। आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, हम कहते हैं मोल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फैक्टर, यानी तुल्यांकी नॉर्मलता गुणे, मैं इसको इधर भेज दूं तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। अब अम्ल के लिए क्या हो जाएगा भाई, अम्ल के लिए हमेशा क्या होता है, आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हो जाएगा, क्षारकता हो जाएगी इसकी। ठीक है, या फिर मैं इसके लिए कह सकता हूं, एक बात मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, इनको मैं इनकी भाग दे दूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉर्मलता बराबर
मोलरता गुणे में n फैक्टर, n फैक्टर होता है, n फैक्टर बच्चा, n फैक्टर, यानी मैं नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n फैक्टर लिख सकता हूं, n फैक्टर। ठीक है, ये लिख सकता हूं डायरेक्टली, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्षार के लिए क्या होगा, क्षारकता हो जाएगा n फैक्टर। देखो अम्ल के लिए हमेशा n फैक्टर जो होता है, अम्ल के लिए बच्चा, अम्ल के लिए क्या हो जाता है, अम्ल के लिए क्षारकता हो जाता है, क्षारकता यानी कितना क्षारकता हुई उसकी, और क्षार के लिए हमेशा बच्चा, क्षार के लिए हमेशा बच्चा अम्लीयता हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीयता। अभी मैं समझा देता हूं ये होता क्या चीज है। जैसे मैं कहूं HCl कहूं बच्चा, तो HCl को पानी में घोल देना, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। जितने आयन बन जाएंगे, आवेशों की संख्या जितनी हो जाएगी, वही उसका क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता आप श्वेता हो। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई अंजलि पढ़ेगा नहीं भाई, पढ़ेगी नहीं तो समझेगा कैसे, कैसे समझेगी भाई, जब तक इसको पढ़ेगी नहीं, जानती नहीं रहेगी ना, तो फिर क्वेश्चन में तुक्का लगाएगी ना। मेरा काम देखो, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको खुद आए, मुझे आने से मैं क्वेश्चन करा दूं। देखो एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो बोर्ड वाली स्ट्रेटेजी आपकी है रट्टा मारने की, वो तो भूल जाओ बिल्कुल। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भूल जाना, बोर्ड का रट्टा मारने वाली स्ट्रेटेजी आपका सीयूईटी में काम नहीं करेगी। क्यों सीयूईटी में काम नहीं करेगी, सीयूईटी क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि सीयूईटी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। हाँ मेथड रिपीट कर सकता है, लेकिन सीयूईटी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता। एक बार क्वेश्चन आ गया तो उसी मेथड के ऊपर दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, वैल्यू बदल के दे सकता है आपसे, वही क्वेश्चन सेम टू सेम वैल्यू एक ही रख के आपको नहीं दे सकता वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि वैल्यू चेंज मैं कर रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन का वेरिएशन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन करने की एबिलिटी दे रहा हूं। ये एबिलिटी दे रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन आप खुद से कर सको, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू बच्चा, प्रिया कुमारी धन्यवाद। ठीक है, बात समझा ना भाई, एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन का। तो मेरा कम से कम काम यह है कि आपको क्वेश्चन करने की एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मैं जनरेट करूं, जो आप खुद से क्वेश्चन को ट्रैकल कर सको और कर सको, इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, सोच लेना भाई। तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से, कोशिश करिए खुद से। जैसे मैं कहूं इसका n फैक्टर की बात करूं, n फैक्टर की बात करूं बच्चा, n फैक्टर की बात करूं, n फैक्टर की बात करें तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके आवेशों की संख्या या आयनों की संख्या, आवेश क्या होता है, जितने आवेश है आयनों की संख्या, जो आवेशों की संख्या यानी संयोजकता जितनी हो जाएगी वही उसके n फैक्टर हो जाएंगे। इसका n फैक्टर ये हो जाएगा, जैसे H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा बच्चा, इसको पानी में डालते 2H+ बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा SO4 2- बनेगा। तो इसको लो या फिर इससे कैलकुलेट, कोई एक ही लोगे, या धन के बारे में देखो या ऋण के बारे में देखो, किसी एक के बारे में देखोगे वहीं से n फैक्टर। यदि धन के बारे में देखो, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्लस है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्लस, यानी कि n फैक्टर, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 2 हो जाएगी। यहां से देखोगे तो एक आवेश है, एक आयन है, एक आयन के पास कितने आवेश है, 2 आवेश है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर एक आवेश है, एक आवेश है, कितने आयन है, 2 आयन है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझा भाई, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बस ऑप्शन वाला ही आता है। हाँ फिर बिल्कुल ऑप्शन वाला ही आता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन वाला ही आता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन वाला, तो और कुछ नहीं आता है। बात समझ गया बच्चा। तो डायरेक्टली आप अम्ल है तो क्षार है, जो भी कहूं मैं डायरेक्टली एक फार्मूला लिख देता हूं, n फैक्टर, उसके बाद अम्ल है, क्षार है, क्षारकता देखते रहना, बस आयनों की संख्या देख लेना। जैसे मैं AlCl3 रख दूं, AlCl3 रख दूं बच्चा, इसे यदि घोलते हो तो क्या बनता है, Al+3 बनता है और 3Cl- बनता है, यही बनता है। तो यहां पर n की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका 3 प्लस है, एक आवेश है, एक आयन है, कितने आवेश है, 3 आवेश है, यानी 3 की वैल्यू यहां से देखोगे तो भी 3 आएगा। यहां से देखो भाई, एक आवेश है गुणे कितने आयन है, 3 आयन है, तो कितना हो जाएगा, तब भी 3 आएगा। इसका मतलब इसका n फैक्टर हमेशा 3 होगा। या फिर प्लस से देखो या फिर माइनस से देखो, या फिर प्लस से देखो या फिर माइनस से देखो। हाँ श्वेता, बिल्कुल ऑप्शनल वाला ही आएगा। जल्दी कराएंगे अंजलि, बिल्कुल जल्दी कराएंगे, आपका बिल्कुल जल्दी कराएंगे बच्चा, जल्दी ही कराएंगे, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। बात समझ गया भाई, n फैक्टर कर लेगा, काम कर लेगा। एक तो काम ये होता है, एक और काम होता है
ठीक है भाई, बात समझ गया, बात समझ गया। एक और होता है, वैसे है नहीं, मैं दिखा देता हूं। एक और फार्मूला होता है भाई, एक और होता है नॉर्मलता बराबर या मोलरता बराबर, मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे आयतन। एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है बच्चा, इसको भी लिख ले, इसमें क्वेश्चन में आता है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, m गुणे n इंटू v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। बात समझ गया भाई, बात समझ गया। एक फार्मूला ये भी आपका होता है, एक फार्मूला ये भी आपका होता है, लिख लेना भाई, ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है आपका। ठीक है भाई, ये फार्मूले हो जाते हैं। ठीक है, अब आते थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर। कल का क्वेश्चन तो आपका छूट गया था बच्चा, कल का क्वेश्चन आपका छूट गया था। अब थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कल के टॉपिक में, जो पिछली बार टॉपिक हमने नॉर्मलता, प्रतिशत, मात्रा जो भी पढ़ी थी, विलेयता पढ़ी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन करके आते हैं। क्या करते हैं भाई? उसके ऊपर क्वेश्चन करके आते हैं। 3 क्या है श्वेता? 3 क्या है? ठीक है भाई, तो उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट देख लेते भाई। आज के टॉपिक का ये तो हो गया भाग, इसका फॉर्मूला अभी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन भी करेंगे। पहले विलेयता का क्वेश्चन जो छूट गया था उस दिन भाई छूट गया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उनका क्वेश्चन, विलेयता छूट गया था उस दिन, विलेयता हमने पढ़ा था और छूट गया था, लेकिन हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन कर लेंगे। तो भाई बोला है जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, किस बात पर गैस की विलेयता किस बात पर निर्भर करती है भाई? विलेयता जो होती है बच्चा, गैस की विलेयता, यानी कि गैस का द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता बच्चा आपका पहला तो द्रव की प्रकृति पे होती है, द्रव तथा गैस की प्रकृति पर होती है, प्रकृति पर, यानी कि सब सेम होने चाहिए, यानी कि सब क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम होने पर विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ताप पर होता है, ताप पर होता है। तीसरी बात दाब पर होता है। क्या होता है? दाब जो होता है हेनरी का नियम बताता है। क्या बताता है बच्चा? जो दाब होता है वो हेनरी का नियम को एक्सप्लेन करता है। किसको? हेनरी के नियम को एक्सप्लेन करता है, हेनरी का नियम। ये दाब जो होता है बच्चा हेनरी के नियम को एक्सप्लेन करता है। अब ताप दो तरीके से करता है। यदि जो प्रक्रम है, यदि प्रक्रम बच्चा हमारा उष्माक्षेपी हो जाए, क्या हो जाए? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी होता है तो घटता है, विलेयता जो होती है घटती है। घटती है, ठीक है, घटती है। यदि प्रक्रम क्या हो जाए? उष्मा शोषी हो जाए। क्या हो जाए? उष्मा शोषी हो जाए बच्चा। क्या हो जाए? शोषी, उष्मा शोषी हो जाए तो जो विलेयता है वो क्या होती है बच्चा? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्या करती है? बढ़ती है। तो बात करो भाई, गैस की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर करता है, तापमान पर बिल्कुल निर्भर करता है, गैस के दाब पर बिल्कुल निर्भर करता है। तो क्या कहेंगे? इनमें से सभी पर। क्या करता है? इसमें से सभी से, यानी इन सभी पर निर्भर करता है भाई। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, चौथा वाला घ वाला सही होगा भाई। घ वाला, अरे ईसा कुमारी बच्चा, घ वाला। सी वाला कैसे? दाब पे भी निर्भर कर रहा है, ताप पे भी निर्भर कर रहा है, गैस और द्रव की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? सबके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, सबके ऊपर निर्भर कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख भाई, बोला है तथ्य है, एक तथ्य है। कौन सा तथ्य? एक गैस का भार जो दिए गए विलायक के भार में किसी ताप पर घुली है, यानी ताप पर घुली है। यानी कि बोल रहा है किसी गैस का जो भार है m है, वो विलायक के दिए गए विलायक के भार में किसी ताप पर घुली है, विलायक पर गैस के दाब के समानुपाती, यानी गैस के दाब के समानुपाती है। यदि जो गैस का विलायक है,
गैस का जो हमारा भार है उस गैस के दाब के समानुपाती, यानी द्रव के ऊपर जो दाब लगाया जा रहा है, एक स्पेसिफिक द्रव्यमान वाले द्रव के ऊपर जो दाब लगाया जा रहा है उस दाब के समानुपाती है। इस नियम को क्या कहते हैं बच्चा? हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते थे? हेनरी का नियम कहते थे, नियम कहते थे। क्या कहते थे भाई? हेनरी का नियम कहते थे। कौन सा हो जाएगा? हेनरी का नियम। कौन सा? आंशिक डाल्टन का दाब, ये तो गलत है। द्रव्यानुपाती का नियम गलत है, हेनरी का नियम बिल्कुल सही है। क्या बच्चा? हेनरी का नियम सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, कर लेगा भाई। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई ट्राई कर ले। हेनरी के नियम के बारे में क्या सही है भाई? बता दे भाई, हेनरी के नियम के बारे में क्या सही है, फटाक से बताइए भाई। हाँ, क्या हो जाएगा भाई? बोला हेनरी के नियम के बारे में क्या सही है? गैस द्रव के संपर्क में आकर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है, इससे तो कोई लेना नहीं है। अच्छा, ठीक है। अरे बच्चा, गैस द्रव के संपर्क में आकर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अरे आदर्श गैस के बारे में किसने बताया था? राउल्ट ने बताया था। राउल्ट ने बताया था। किसने बताया था? राउल्ट ने बताया था रे, राउल्ट ने बताया था। तो हेनरी का नियम कहां से आ गया? यहां पे हेनरी का नियम क्या काम कर रहा है? इसका मतलब ये बात तो गलत है। यदि ये बात गलत हो गई तो ये बात तो ऑलरेडी गलत हो गई। यदि ये बात गलत है, ये तो राउल्ट के नियम के लिए बात करता है ना। यदि राउल्ट के नियम की बात करता है तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो ये सभी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात गलत है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। यानी दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, बचे कितने? दो ऑप्शन। बोला यहां गैस और द्रव के बीच में कोई रासायनिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात सही कह रहा है। देखो हेनरी के नियम, कुछ नियम होते हैं हेनरी, यानी इसके लिए ना कुछ नियम होने चाहिए। पहला नियम यह कहता है बच्चा कि गैस का संगुणन नहीं होना चाहिए, गैसों का संगुणन नहीं होना चाहिए। गैसों का संगुणन का मतलब जुड़ना होता है, जुड़ना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विखंडन नहीं होना चाहिए, यानी कि वियोजन नहीं होना चाहिए। और एक बात कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं चलनी चाहिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। लिखते रहना, यदि कहीं कहीं बीच में मिलता है तो लिखते रहना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है बच्चा? ये नहीं होना चाहिए। तो तीसरा तो बोला तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है। हेनरी के नियम के लिए तो बात होता है, यही तो होता है। लगाया गया दाब अधिक होना चाहिए, ये तो कोई हेनरी की नहीं, कोई हाँ दाब अधिक होना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। क्या सही है इसमें से? ये वाला सही जाएगा। ठीक है, चल भाई। बोला चौथा नंबर, कथन दिया गया, यदि एक गैस के 0.003 मोल 900 ग्राम जल में एक वायुमंडलीय दाब पर घोले जाएं। क्या बोला है? 900 ग्राम जल में 0.003 मोल एक वायुमंडल दाब पर घोले जाते हैं। तो बोला है दो वायुमंडलीय दाब पर 0.006 मोल घुल जाते हैं। इसका मतलब एक वायुमंडल दाब पर बच्चा इसी द्रव के अंदर क्या होता है? 0.003 मोल घुलते हैं और दो वायुमंडल दाब पर इतने घुल जाते हैं। तो बोला है, तो क्या प्रदर्शित करता है? डाल्टन का आंशिक नियम। अरे इससे घुलने से और डाल्टन के आंशिक नियम से कोई लेना देना ही नहीं है।
ठीक है, तो ये बात तो गलत हो जाती है। ग्राहम का नियम नहीं रे, ग्राहम का नियम की बात है। राउल्ट का नियम नहीं भैया, राउल्ट ने ये नहीं बताया था, वो आंशिक दाब के बारे में बताया था, घुलने के बारे में नहीं बताया था। घुलने के बारे में किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी बाबा ने बताया था भाई, हेनरी बाबा ने बताया था। राउल्ट का नियम, ध्यान रखना, राउल्ट का नियम सिर्फ आंशिक दाब निकालने के लिए काम आया था, घोलने के बारे में नहीं। उसने घुलने से कोई लेना देना नहीं, कितना घुल रहा है कितना नहीं घुल रहा है वो कोई लेना देना नहीं था उनका, उनका कोई लेना देना नहीं था। हेनरी ने सिर्फ घुलने के बारे में बात किया था कि कितना घुलना घुलेगा उसके अंदर, कितना घुलेगा नहीं। और डाल्टन ने हमेशा, सॉरी राउल्ट ने हमेशा क्या बताया था? राउल्ट ने बच्चा आंशिक दाब के बारे में बात किया था। किसके बारे में? आंशिक दाब के बारे में बात किया हुआ था। इसीलिए आप आंशिक दाब के बारे में बात करते हो तो कहते हो किसी भी गैस का आंशिक दाब जो होता है, किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी उसने किसके बारे में बताया है? आंशिक दाब के बारे में चर्चा किया है, ना कि उसके, श्वेता तीसरा गलत है, तीसरा सही नहीं है, 3 इज राइट कर रही है। ठीक है, इसने कहा था डाल्टन, सॉरी राउल्ट ने सिर्फ आंशिक दाब के बारे में बताया था, एक्स ए के समानुपाती है। जैसे समानुपाती चिन्ह हटाओगे एक्स होगा और इसी का एक पी ए नॉट, यानी कि इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो जाता है? वाष्प दाब आ जाता है, जो कि निश्चित होता है, हमेशा एक फिक्स अमाउंट के लिए निश्चित होता है। बात समझा? ये वाला नियम जो था ये राउल्ट का नियम था। किसका था? राउल्ट ने बताया था। और राउल्ट ने हमेशा आंशिक दाब के बारे में बताया था। किसके बारे में? आंशिक दाब के बारे में। और विलेयता के बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा किया था हेनरी ने। किसने किया था बच्चा? हेनरी ने किया था। ठीक है, अब आते हैं निम्न में से कौन विलेन का उदाहरण नहीं है? हवा, हवा विलेन है कि नहीं? मैंने विलेन का प्रकार बताया हुआ है, हवा विलेन है कि नहीं भैया? पीतल, अमलगम। हवा क्या होता है? गैस में गैस का मिश्रण है। ये क्या बच्चा? गैस में गैस और गैस का क्या है? गैस प्लस में गैस प्लस गैस, और गैस हमेशा मिलके विलेन ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलेन ही बनाते हैं। पीतल की बात करें तो धातु प्लस धातु है। क्या है बच्चा? धातु प्लस धातु, यानी धातु प्लस धातु का मतलब ठोस और ठोस है, ठोस और प्लस में ठोस है। और ये कैसा है बच्चा? मिश्र धातु है। और ठोस ठोस क्या है? ये मिश्र धातु है। और मिश्र धातु हमेशा क्या होता है बच्चा? मिश्र धातु बनता है। पीतल मिश्र धातु, और मिश्र धातु हमेशा विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। अमलगम, अमलगम क्या होता है बच्चा? हमेशा Hg, मरकरी के अंदर कोई धातु डाल दो, क्या डाल दो? धातु। तो धातु क्या हो जाता है बच्चा? धातु हमारा ठोस होता है, ठोस होता है। अमलगम क्या होता है बच्चा? द्रव होता है। तो द्रव, ठोस और द्रव का विलयन है। ये भी हमेशा अमलगम जो होता है बच्चा वो हमेशा विलयन बनाता है। क्या बनाता है? विलयन बनाता है। बचा क्या? बेंजीन, जल में बेंजीन। जल क्या है? द्रव है और प्लस में द्रव है। बट बेंजीन द्रव, जल क्या है बच्चा? जल हमारा क्या है? ध्रुवी है। क्या है? ध्रुवी है, ध्रुवी है। और हमारा बेंजीन क्या बच्चा? अध्रुवी है। क्या है? अध्रुवी है। और ध्रुवीय में अभी मैंने विलेयता में एक बात बताई है, सेम टू सेम होना चाहिए तभी घुलेंगे, सेम टू सेम होंगे तभी घुलेंगे। सेम टू सेम है क्या दोनों? ये ध्रुवी और ये अध्रुवी, ये ध्रुवी ये अध्रुवी। क्या घुल जाएंगे? नहीं, अघुलनशील है बच्चा, अघुलनशील है। तो ये क्या बनाएंगे? मिश्रण, यानी कोलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोलाइड बनाएंगे, कोलाइड बना लेते हैं बच्चा। इस वजह से द्रव प्लस द्रव क्या होता है? ये वाले जो होते हैं हमेशा कोलाइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बच्चा? कोलाइड बनाते हैं। इस वजह से ये क्या होंगे? विलेन का उदाहरण नहीं होंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? घ वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ वाला सही हो जाएगा। सर चैट डिलीट नहीं हो रहा है गलती से, जो आंसर चला जा रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चा, उसको सही कर दो ना। जो यदि गलत आंसर चला जा रहा है तो उसको सही कर दो, बिल्कुल सही कर दो। करने से पहले आप चेक कर लो कि मैं कौन सा आंसर
थोड़ा सा लेट करो लेकिन एक बार चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन मैंने दिया है, ठीक है। कभी भी मैं पहले ही बता दूं, कामनेस अपने अंदर होना चाहिए। कामनेस का मतलब अपने अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि आंसर को जांच परख ले तभी दें, क्योंकि अभी हड़बड़ाहट में गलत आंसर निकल जाते हैं हमेशा। तो हड़बड़ाहट अभी नहीं रखना है। जैसे एक बार पेशेंस रखना सीख जाओगे ना तो फिर आगे आपको फिर पेशेंस रखने की जरूरत नहीं। तेज भी करोगे ना तो वो दिमाग उतने शट डाउन कर लेगा, काम दिमाग उतने तेजी में कर लेगा कि उतने में हड़बड़ाहट नहीं होती है। एक बार पहले अपने अंदर से बनाओ, अपने अंदर से उस चीज को जगाओ, बनाओ कि हम आराम से आंसर देते, बाद में धीरे धीरे अपने आप तेजी से देने लग जाओगे, बाद में अपने आप तेजी से देने लग जाओगे। बोला है जल में सबसे कम घुलनशील कौन है। हमेशा जल देखो बच्चा क्या है, जल हमारा क्या है, ध्रुवी है। क्या है, ध्रुवी है। तो जल के अंदर जो ध्रुवी होगा उसी को घोलेगा। तो पहली बात करते हैं CO2। CO2 भी अपना क्या बच्चा, अध्रुवी है। क्या है, अध्रुवी। लेकिन ये थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है बिल्कुल थोड़ा बहुत। नाइट्रोजन क्या है बच्चा, ध्रुवी है। ये क्या है, ध्रुवी है। ये तो बहुत ही आसानी से घुलेगा, बहुत मजेदार घुलेगा, क्योंकि ये भी ध्रुवी, ये भी ध्रुवी। ऑक्सीजन भी घुली जाती है, लेकिन ये हीलियम जो होता है बच्चा, ये नहीं घुलता। क्यों, क्योंकि ये एक परमाणुवी है। एक परमाणुवी है। क्या है, एक परमाणुवीय गैस है, गैस है, ठीक है। और एक परमाणुवीय गैस है तो ना इसके अंदर क्या होता है, ये नोबल गैसेस हैं, और एक परमाणु गैस कभी भी घुलते उलते नहीं है। सबसे कम घुलनशील, सबसे कम घुलनशील, सबसे अधिक पूछता तो ना अमोनिया लिखते। क्या लिखते, सबसे अधिक पूछता तो अमोनिया, सबसे कम मैंने कहा था ना, पढ़ना ध्यान से, पढ़ना ध्यान से। अमोनिया क्या है, ध्रुवी है, तो ध्रुवी बहुत ही ज्यादा घुलेगा। हमें वो खोजना है जो बहुत कम घुलता है। क्या होता है बच्चा, बहुत कम घुलता है। तो जितना ज्यादा अध्रुवी होगा, जितना ज्यादा अध्रुवी होगा उतना कम घुलेगा, जितना ज्यादा ध्रुवी होगा उतना आसानी से घुलेगा। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही ज्यादा अध्रुवी होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, हीलियम सबसे कम घुलेगा, उसके बाद आपका क्या घुलेगा, ऑक्सीजन घुलेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज्यादा क्या होगा, अमोनिया घुलेगा। सबसे ज्यादा पूछता है तो अमोनिया, सबसे कम पूछा है तो हीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीलियम। ट्राई नहीं कर रहा कोई, क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर रहा भाई, क्यों, क्वेश्चन को ट्राई कोई नहीं कर रहा, क्यों भाई, क्वेश्चन आ नहीं रहा क्या, आ रहा, आज क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं भाई, बता दे, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। रोज भाई क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आपको, और रोज उसका आंसर कराए जाएंगे, रोज टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अब सांद्रता से आ जाते हैं बच्चा। कल आपने पिछले वाले लेक्चर में आपने सांद्रता भी पढ़ी थी, ये तो विलेयता उलेयता के बारे में था। अब सांद्रता के बारे में बोला, 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर विलयन को 5 लीटर तक तनु करने पर विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, कोई बताएगा मुझे। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। कैसे पता, इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे बच्चा तो उसमें बताएंगे कौन ध्रुवी है कौन अध्रुवी है। ध्रुवी अध्रुवी तो आपको इनऑर्गेनिक में बताया गया होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़े हो तो जब मैं पढ़ाऊंगा ध्रुवता, परमाणु की संरचना, रासायनिक बंध पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ध्रुवता पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्रुवता पढ़ाऊंगा, ध्रुवता निकालने का तरीका बताऊंगा। आप बताइए खुद ही, अरे हम ही बताएंगे तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन हम ही बताएंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, ठीक है, फटाक से जवाब दीजिए। देख भाई क्या है, बोला 1 मोलर, पहले तो इसकी मोलरता क्या, M1 दे दिया भाई, कितना 1 मोलर दे दिया है, 1 मोलर दे दिया है, बोला है। और इसका V1 यानी कि पहला 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब V1 दिया है कितना भाई, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर। तो बोला है विलयन को 5 लीटर तक तनु करने पर, यानी 5 लीटर आपने पानी मिला दिया तो V2 कितना हो जाएगा, एक पहले था 5 लीटर और मिला दिया तो कितने हो गए, 6 लीटर हो गए, 6 लीटर। V2 कितना हुआ, 6 लीटर। तो बोला नॉर्मलता क्या होगी, सॉरी इसकी, हाँ ये मोलरता दिया है और इसकी नॉर्मलता पूछा है बच्चा, नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता क्या होगी ये पूछा है। तो मैं इस मोलरता को क्या कर सकता हूं, नॉर्मलता में बदल सकता हूं, इस मोलरता को मैं नॉर्मलता में बदल सकता हूं भाई की नहीं। तो आप जानते हो क्या, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n फैक्टर,
एन फैक्टर भाई, एन फैक्टर मोलरता कितना 1 है और H2SO4 है, H2SO4 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2H प्लस और क्या होता है SO4 2 माइनस, इसका क्या मतलब होगा एन फैक्टर हमेशा 2 होगा, 2 होने का मतलब 2 से गुणा कर देंगे बराबर कितना होगा नार्मलता इसकी 2 हो जाएगी, यानी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ये M1 होगा तो ये N1 होगा, तो N1 की वैल्यू 2 हो गई। तो आप जानते हो यदि एक ही विलेन है उसको पानी मिला के बढ़ाया गया, ये यानी कि पहले इसकी नार्मलता N1 थी, इसका आयतन V1 था, बराबर दोनों का यदि उसका नार्मलता N2 कर दूं, इसका आयतन V2 हो जाए तो दोनों का गुणनफल हमेशा आपस में बराबर होता है। ये बात तो सभी ने जाना है, सभी ने बताया भाई, तो हमने पीछे पढ़ाया भी इसको। N1 दिया हुआ कितना बच्चा 2 गुणे V1 दिया हुआ 1 बराबर N2 निकालना हमें, और V2 कितना हमारा हो गया है 6 हो गया है, 6 है, कितना है बच्चा 6, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, यानी कि 0.33 नॉर्मल हो जाएगा, कितना होगा 0.33 नॉर्मल हो जाएगा, हमारा घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा सही हो जाएगा। यानी 1 मोलर विलेन होगा H2SO4 का 1 लीटर का, यदि उसमें 5 लीटर क्या मिला दोगे 5 लीटर आप पानी और मिला दोगे तो उसकी नॉर्मलता 0.33 हो जाएगी। देखो अभी पहले यदि नॉर्मलता की बात करें तो 2 नॉर्मलता, अब कितना हो गया 0.33 नॉर्मल होगा, 5 लीटर मिलाने के बाद देखो कम हो गया कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा था पानी मिलाओगे तो वो क्या हो जाते हैं उसकी नॉर्मलता मोलरता सब कम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर लिया करो, तुक्का ना मारो भाई, मैं पहले कह रहा हूं अभी प्रैक्टिस समय है आपके पास, मैं बार बार समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं भाई कि यहां पे अभी तुक्का मारने लग जाओगे तो पूरी लाइफ तुक्का ही मारते चले जाओगे, और तुक्का कभी भी सही नहीं होता है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो आप लोग तुक्का के भरोसे मत रहिए, अभी आपके पास समय है, मैं बार बार कहता हूं। हाँ आप बताइए और आए न हमें भाई, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भाई तुक्का मारना कम है करो, और ज्यादा से ज्यादा, पहली बात मैं फिर से बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करना सीखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना सीखो, यानी कि मैं क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, आपके पास समय है, पहले उसको क्वेश्चन को खुद लगाओ, आता है तो ठीक ठीक, नहीं आ रहा तो फिर सोल्यूशन देखो, सीधी सी बात है। फिर देखो कहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ, क्या मेरे पास फार्मूला वो है नहीं है, कुछ नया फार्मूला है तो मैं उसको लिख दूं, या उस क्वेश्चन का सलूशन लिख लूं, समझ गया ना, उस क्वेश्चन का सलूशन लिख लूं, क्वेश्चन का फार्मूला पूरा मुझे दिख जाए। ठीक है, तो ये अभी प्रैक्टिस करने का समय, तो प्रैक्टिस करो, यहां का आंसर देख के आपको ABCD मत करो, आपको क्वेश्चन करने के लिए मैं कह रहा हूं बार बार, अबे समय है तो कर ले भाई, बाद में समय नहीं मिलेगा। बोला है 0.3 मोलर फास्फोरस अम्ल का नार्मलता बताइए, फास्फोरस H3PO3, इसका बच्चा यदि तू देखेगा तो ये संरचना देखेगा तो कुछ ऐसी होती है, डबल बॉन्ड OH और यहां पर H, यानी ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी बच्चा, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, बाकी ये हाइड्रोजन तो फास्फोरस से जुड़ा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब मोलरता दिया हुआ बच्चा कितना, यानी हम फार्मूला जानते हैं, मोलरता दिया हुआ कितना 0.3 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, एन फैक्टर मैंने निकाल दिया है 2 निकाला हुआ है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है m इंटू क्या होता है n होता है, m कितना है 0.3 है, इंटू क्या है n की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा नॉर्मल, घ वाला ऑप्शन सही है बच्चा। नेटवर्क इशू भाई, नेटवर्क सही करिए जल्दी से, फटाक से नेटवर्क सही करिए यार, बिना नेटवर्क का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूं तुक्का देख के क्वेश्चन को मत मारना, मैं पहले बता रहा हूं यार, खुद को घाटा में दे रहे हो, खुद को मतलब अपने आप को पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारोगे, यदि आंसर देख देख के सिर्फ कमेंट करके छोड़ दोगे, खुद के ऊपर क्या कर रहे हो भाई, तुक्का मार रहा है, तुक्का मारने का मतलब तू खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, और कल को इसी का भुगतान करेगा तू, मैं श्योर बता रहा हूं कल का भुगतान करेगा, जो आज गलतियां करोगे किसी न किसी दिन तुम भुगतान करोगे, और यही छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ी गलती बनती है, और उस गलती को तुम संभाल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है बच्चा, उस बड़ी गलती को तू संभाल नहीं पाएगा।
इधर देख भाई, बोला है 4.2 ग्राम अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या। मैंने तो यही बताया ना, हम जानते पहले मोलों की संख्या, मोल बराबर निकाले भाई। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे भार बटे क्या होता है बच्चा, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया हुआ इसका 4.25 अपान क्या हो जाएगा, अणु भार कितना होता है 17, इसको निकालेगा तो 0.25 आएगा। मोलरता कितनी जाएगी 0.25। हम जानते हैं चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है बच्चा, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, Na के बराबर होती है। और Na क्या होता है बच्चा 6.02 गुणे 10⁻23 होता है, यही होता है, ये इसके बराबर होती है। इसलिए 0.25 में क्या हो जाएगा, 0.25 में क्या हो जाएगा भाई, 0.25 में क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। गुणा करेगा भाई तो क्या आएगा 1.5 आएगा इंटू 10⁻23 आएगा, ये हो जाएगा। गुणा करके देख लेना भाई कौन सा आंसर आया, ख वाला आंसर सही आया है। ठीक है, देख भाई कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुझे समझ इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि तू भाई कोशिश नहीं कर रहा है। बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, वहीं से पार कर जाओगे। थोड़ा सा ट्रिक लगाएगा भाई पार हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ट्रिक लगाएगा पार हो जाएगा। देख कुछ करना था क्या इसमें, सारी चीज तुम्हें पहले से पता है, सारी चीज पता है। जब मैंने फॉर्मूला बताया था तभी मैंने इस बात को बताई थी, इस बात को मैंने तभी बताया था कि क्या होने वाला है। एक मोल अणुओं की संख्या हम जानते हैं, तो 0 पहले मोलों की संख्या निकाल दोगे तो अणुओं की संख्या अपने आप निकल जाएगी। तो भार दिया हुआ, भार से मोलों की संख्या निकाल लेंगे, भार से मोलों की संख्या निकलेगा। जैसे ही मोलों की संख्या निकलेगा, एक मोल में जानते हैं तो 0.25 में गुणा कर दोगे, फटाक से निकल जाएगा। समझा भाई कि नहीं समझा या नहीं यार, नहीं समझा तो भी बता दे, समझ गया तो भी बता दे। अब इस क्वेश्चन में देख भाई, बोला NaCl का मतलब बच्चा है एक मोल की बात कर रहा है, एक नॉर्मल की बात कर रहा है। एक नॉर्मल HCl के 5 मिली यानी कि 5 ml और N/2 H2SO4 के 20 ml और N/3 HNO3 के 30 ml को आपस में मिलाकर आयतन 1 लीटर किया गया, तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। कितने बिलियन है बच्चा, 3 बिलियन यहां पर हैं। कितने बिलियन है, 3 बिलियन है। ठीक है, 3 बिलियन है। 3 बिलियनों को आपस में मिलाया गया जिनकी नॉर्मलता और आयतन दिया हुआ है। 3 बिलियन है। पहला बिलियन क्या भाई, पहला बिलियन हमारा है, पहला जो बिलियन है HCl है। HCl इसकी नॉर्मलता कितनी दिया हुआ बच्चा, 1 नॉर्मल दिया हुआ है। इसका आयतन दिया हुआ कितना, इसका मान लेते V1 और इसका N1 और V1 और इसका कितना है 5 ml है। कितना है 5 ml। दूसरा दिया हुआ बच्चा, दूसरा दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 दिया हुआ है। आप जानते हो क्या बच्चा, N1 दिया हुआ है इसका कितना, N2 दिया हुआ है कितना, इसका N/2 दिया हुआ है। N/2 का मतलब 0.5 दिया हुआ है। और V2 दिया हुआ है इसका कितना, 20 ml दिया हुआ, कितना 20 ml दिया हुआ। तीसरा इसका है HNO3 है, HNO3 है। इसका N3 जो है बच्चा है N/3 है और V3 जो है इसका वो 30 ml है। कितना है, 30 ml है। ठीक है, अब देख भाई यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस मोलरता को नॉर्मल मोलरता में चेंज कर सकता हूं। यानी पहला की बात करूं, HCl की बात करता हूं। HCl की मोलरता M1 और क्या हो जाएगा N1 इंटू V1 लिख सकता हूं। नॉर्मलता गुणे आयतन, ध्रुवीय अध्रुवी छोड़ दो भाई, ध्रुवीय अध्रुवी छोड़ दो। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा इसको, जो क्वेश्चन जहां पे गया उसको छोड़ दो, वहां पे जो समझ में आया ठीक है। ध्रुवीय अध्रुवी नहीं समझ में आया, जब ध्रुवीय अध्रुवी पढ़ाऊंगा, रासायनिक बंध पढ़ाऊंगा ना, जब वहां पे बताऊंगा तो मैं बता दूंगा, तो वहां पे विलेयता भी समझ में आ जाएगी, वहां पे विलेयता भी समझ में आएगी, वहां पे थोड़ा सा मैं विलेयता से रिलेट कर दूंगा। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक कर देना, काम हो जाएगा। अभी फिलहाल तो क्वेश्चन के ऊपर क्या करो, फोकस कर, क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर भाई। क्वेश्चन के ऊपर क्या हो जाएगा, M1 मैंने अभी फार्मूला एक लिखा हुआ था, आपको एक पीछे फार्मूला लिखा हुआ था। हाँ,
ये फार्मूला लिखा हुआ था, ये फार्मूला लिखा गया था भाई, ये फार्मूला लिखा गया था, यही फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यही फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, यही फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M1 क्या हो जाएगा भाई, ये N1 क्या है 0 क्या है 1 है इंटू क्या है 5 है, कितना हो जाएगा 5 मोलर हो जाएगा, 5 मोलर हो जाएगा। दूसरा क्या बच्चा H2SO4 है, H2SO4 है, इसका बात करें M2 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा N2 इंटू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, और इसको गुणा करेगा भाई क्या है 0.5 इंटू क्या है 20 है, 20 है, गुणा करेगा भाई क्या आएगा, क्या आएगा गुणा करेगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है 10 आ जाएगा। तीसरा है बच्चा हमारे पास क्या HNO3 है, HNO3 है, ये क्या हो जाएगा M3 हो जाएगा, M3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोलरता होती है बच्चा वो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है एक दूसरे से जुड़ सकती है, और जुड़ेगी तो क्या बनेगा देखना ध्यान से, क्या देखना बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N3 गुड़े V3 हो जाएगा, V3 N3 क्या है 1/3 है, गुड़े क्या है 30 है, 30 है यही है, गुणा करेगा भाई कितना आएगा 10 मोलर आएगा, 10 मोलर आएगा, 10 मोलर आएगा। अब निकल गया आपको आपस में मिलाकर आयतन कितना किया गया बच्चा, भी कितना किया गया, यानी कि आपको मिलाने के बाद जो हमारा है आयतन हो गया 1 लीटर, कितना हो गया 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब बच्चा हमारे पास 1000 ml हो गया, कितना 1000 ml हुआ, 1000 ml हुआ, तो उसका परिणामी विलयन की नार्मलता यानी कि n पूछा हुआ, नार्मलता को n पूछा हुआ है, तो हम भाई पूरे परिणामी विलयन का मोलरता पूछ लेते भाई, मोलरता पूरे विलयन का मोलरता, मिश्रण की मोलरता क्या हो जाएगी बच्चा, मिश्रण की मोलरता M मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं M मान लेते हैं, तो M बराबर क्या हो जाएगा भाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये क्या है भाई 5 है, 5 प्लस 10 प्लस में 10 बराबर क्या आएगा 25 मोलर आएगा, कितना आएगा 25 मोलर आ जाएगा। मुझे पता है, क्या पता है भाई नार्मलता बराबर क्या होता है, यदि मैं बात करूं मोलरता बराबर अभी आपने निकाला है नार्मलता गुणे आयतन, आयतन दिया हुआ यहाँ पर 100 ml, तो बस मोलरता हमें पता है 25 है, 25 बराबर n इंटू क्या हो जाएगा 1000, या n बराबर क्या हो जाएगा भाई 25/1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कट करोगे तो क्या आएगा 1/125 आएगा, 125 आएगा ना, सॉरी 25 आएगा ना, 25 आएगा। ठीक है क्या आएगा 25 सॉरी नहीं 40 आएगा, 40 आएगा भाई, 40 नॉर्मल, 1/40 नॉर्मल, इनको कट कर लेना, कट कर लेना, देख लेना भाई सही आएगा, यानी एक ऑप्शन ज़्यादा दे दिया है, क्या आएगा इसमें घ वाला सही होगा, n/40 हो जाएगा। हम बस पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़िए भाई, आप बिल्कुल पढ़िए, स्वागत है आपके पढ़ने के लिए, लेकिन क्वेश्चन को ट्रैकल तो खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको देना पड़ेगा, आपको एग्जाम में खुद बैठोगे, मैं नहीं बैठने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है आप एग्जाम में खुद बैठोगे तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन को एडॉप्ट करने की या करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है चल भाई नेक्स्ट देख ले, बोला है 100 मिली यानी ml के 0.5 नार्मल विलयन को बनाने के लिए K2Cr2O7 जिसका तुल्यांकी भार दिया हुआ है 49.04 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी W पूछा है आपसे। दिया क्या है भाई, दिया है आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ, V दिया हुआ कितना 100 ml दिया हुआ है, 100 ml विलयन दिया हुआ है, नार्मलता दिया हुआ कितना 0.05 नॉर्मल दिया हुआ है, और इसका तुल्यांकी भार E दिया हुआ है, तुल्यांकी भार इसे कहते हैं, क्या कहते हैं तुल्यांकी भार कहते हैं, मैंने दिखाया बताया हुआ आपको 49.04 दिया हुआ है। ठीक है तो पूछा है कि इसका भार कितना होगा, इसका भार
कितना होगा। फटाक से आप जानते हो नॉर्मलता बराबर सीधे सीधे फार्मूला लिखना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है स्मॉल w अपान ई इंटू क्या होता है v होता है। इसमें कितने दिया हुआ है लीटर में, ml में दिया हुआ है, ml में रख लेते हैं, ml रखेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे बस। नॉर्मलता दिया हुआ कितना 0.05 बराबर w कितना दिया हुआ यही तो पूछा है, w छोड़ देते हैं, e की वैल्यू दिया हुआ 49.04 गुणे आयतन दिया हुआ 100 ml गुणे 1000 दो शून्य से दो शून्य कट गया, दो शून्य से दो शून्य कट गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा w बराबर क्या हो जाएगा भाई 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 49.04 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे आएगा 0.2452 ग्राम आएगा। ठीक है, ग्राम आएगा 0.2452 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन वाला क्या दिखाई दे रहा है हमें घ दिखाई दे रहा है। ठीक है भैया कि बड़े हंस रहे हैं, क्या बात है भैया, हंसेंगे नहीं को क्या करेंगे आप। रोने की कोई वजह नहीं है, हंसने की वजह आप हो, है ना। चलिए भाई, बात समझ में आई, कर लेगा भाई, कर लेगा कि नहीं भाई बता दे यार, बताता चल भाई देख तू बताएगा ना तब भी मुझे समझ में आएगा कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो भी मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा ना, उसी हिसाब से बढ़ूंगा ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं भाई मुझे बता दो, इतना मुझे बता दो कि बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही ये बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर जाता हूं। तब तक बोला निम्न में से कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की विधि ताप के प्रभाव से मुक्त है। मैंने बताया था बच्चा ताप के प्रभाव से कौन मुक्त होता है, जिसमें जो भार बटे भार में आता है, यानी कि भार बटे, देखो सांद्रता मैंने दो तरीके से बताया था, एक प्रतिशत वाला बताया था, एक भार बटे आयतन बताया था, और एक बताया था भार बटे भार बताया था, यही बताया था। यही जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, किस पे, ताप पर प्रभाव करता है। ये वाला नहीं करता है, ये वाला नहीं करता है, ये वाला और ये वाले भार निर्भर नहीं करते। यानी मोलरता जो होता है ये क्या होता है एन अपान, यानी भार बटे आयतन होता है, भार बटे आयतन होता है। मोलरता फार्मलता भी क्या होता है वही होता है, इसी का भाग होता है, ये भी इसी में आता है, ये भी इसी में आता है। बस क्या होता है मोलरता जो होती है, मोललता ये भार बटे भार है। इसमें क्या होता है विलय के मोलों की संख्या का मतलब भार हो गया, और विलायक के भार में 1 kg विलायक के भार में, यानी इसमें बटे में भार है, ऊपर भी भार बटे भार, इसका मतलब ये ताप पे निर्भर, क्योंकि ताप जो होता है वो भार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ताप बढ़ाओ घटाओ भार से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब मोललता जो होगी वो ताप पे निर्भर नहीं करेगी, लेकिन मोलरता फार्मलता और नॉर्मलता ये ताप पे निर्भर करती हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, सब पढ़ा हुआ चीज है, बस आपको वहां पे गहन तरीके से थोड़ा सा अच्छे से समझना था। वहां पे जो आपने इंटर में पढ़ा था ना, इंटर की ही बातें हैं, इंटर में सारे फार्मूले पढ़े थे आप लोग, लेकिन आपने इंटर में क्या किया था, बहुत ही फार्मूलों को तवज्जो नहीं दिया था। हर फार्मूले के ऊपर आपने सोचा था अरे यार ये तो नॉर्मल फार्मूला, ये कौन याद करेगा, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं भाई, आते भी कम है बोर्ड में, उसके क्वेश्चन बोर्ड में कम आते हैं, इसलिए लोग उसको ज्यादा आपको पढ़ा तो देते हैं, समझा तो देते हैं, लेकिन उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आप क्या करते हो अवॉइड कर जाते हो। अवॉइड करने की वजह से आज ये सामने आ जाता है, क्योंकि वहां पे जो अवॉइड करते हो यहीं पे ये पूछता है। ठीक है, क्या अंकित कुमार यादव, क्या एक बार और बताना भाई, तुझे क्या बताना है एक बार और, क्या बताना है इसमें, किसको बात कर रहा है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है। ये तो फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन है यार। नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार गुणे क्या होता है आयतन, गुणे क्या, यदि आयतन क्या एमएल में है तो 1000 से गुणा होता है। अरे नॉर्मलता बराबर यही पढ़ा है, नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या,
नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन v, यही पड़ा है, और n बराबर तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार जिसे हम E कहते हैं, क्या कहते हैं, E कहते हैं, गुणे क्या हो जाएगा आयतन। यदि इसे ml में रखेगा तो क्या होगा 1000 से गुणा हो जाएगा। भार को हम क्या कर देते हैं, भार को हम W से दिखाते हैं, स्मॉल w, तुल्यांकी भार को E से दिखाते हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ml में हो जाएगा, गुणे 1000। ये तो फॉर्मूला कल ही पढ़ा था यार, कल भी पढ़ा था, कक्षा 12 में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा था, कितनी दफा पढ़ेगा यार। सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ आपका, फटाक से ट्राई कर भाई। क्वेश्चन का ट्राई कर भाई। बोला है निम्नलिखित में किसकी नॉर्मलता, अच्छा ये हो गया, बोला निम्नलिखित में किस विलयन की नॉर्मलता उच्चतम है। देख लेते बच्चा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है बच्चा, क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार गुणे क्या हो जाएगा आयतन, ml में दिया हुआ है, यहाँ पर प्रति लीटर दिया होता है, लीटर में रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लीटर में रखते कोई दिक्कत नहीं। भार दिया हो कितना, तुल्यांकी प्रति लीटर KOH के 8 ग्राम, 8 बट्टे तुल्यांकी भार कितना होता है KOH का 56 होता है बच्चा, कितना होता है 56, गुणे आयतन कितना 1 है, यानी भाग देगा कितना आएगा 0.134 समथिंग आएगा, कितना आएगा 134 समथिंग आएगा, कितना आएगा भाग दे के देख लेना बच्चा 0.134 समथिंग ऐसी कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। N फास्फोरिक अम्ल का मतलब 1 फास्फोरिक अम्ल, इसकी नॉर्मलता 1 है, इसकी तो 1 से भी कम है, यानी उच्चतम, यानी ये तो नहीं होगा, अभी आगे निकाल के देख लेते। 100 प्रति 100 ml NaOH का 6 ग्राम, NaOH का 6 ग्राम बच्चा देख ले, यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, भार हमारा दिया हुआ कितना W/E इंटू क्या होता है, क्या होता है V होगा, V यहाँ पे ml में दिया, तो ml में रखेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। भार कितना दिया बच्चा 6 ग्राम बट्टे इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, इसका 40 हो जाएगा, निकाल देख लेना। Na का अणु भार पहले निकाल ले भाई, अणु भार कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़ेगा कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा, 40 आएगा। तो NaOH को पानी में घोलोगे, ये तो अणु भार हुआ, तो NaOH को पानी में घोलोगे N+ बनेगा, और क्या आएगा OH-, यानी N फैक्टर इसका 1 आएगा। इसका मतलब तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चा, N फैक्टर बराबर क्या होता है, भार बटे N फैक्टर बराबर क्या होता है बच्चा, या फिर तू इसको कह सकता है तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है, अणु भार नहीं आता फार्मूला तो लिख लेना, अणु भार बटे N फैक्टर होता है, ठीक है, N फैक्टर होता है, ये देख लेना, ये रख लेना, ठीक है। अणु भार यहाँ पर N फैक्टर 1 है, तो 40 में 1 से भाग दोगे तो 40 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 100 हो जाएगा, 100 गुणे क्या हो जाएगा 1000, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुआ, क्या हो जाएगा 1 शून्य से इधर कैंसिल हुआ, इसका करेगा तो कितना 6/4 का मतलब 1.2 आएगा, 1.5 आएगा नॉर्मल, 1.5, इसका तो उससे भी ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, इसका 0.5 मोलर H2O। अब जानता है नॉर्मलता बराबर क्या जानता है, मोलरता गुणे N फैक्टर, H2O के लिए 2 होता है, यानी कि मोलरता 0.5 गुणे 2 हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, 1 नॉर्मल आएगा। तो देख इसका 1 नॉर्मल, इसका 1 नॉर्मल, इसका 0.13 नॉर्मल, इसका कितना 1.5, यानी कि 1.5 किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तीसरे वाले का होगा, किसका होगा, तीसरे वाले का होगा। कोई कमेंट नहीं कर रहा भाई, क्या बात है, कमेंट आ नहीं रहे या हो नहीं पा रहे आपसे, कोई कमेंट करके बता दे मुझे, कोई कमेंट करके बता दे मुझे भाई, कमेंट आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट, 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट का Na
H2SO3 को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है, तो सोडियम थायोसल्फेट के भार द्वारा प्रतिशत की गणना करिए, यानी कि प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, वो भी भार से। किससे? भार से। भार प्रतिशत, यानी भार का मतलब क्या? W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चा? क्या होता है? विलेय का भार। हम फॉर्मूला जानते हैं, विलेय का भार बटे क्या होता है? विलयन का भार यही होता है, गुणे 100 होता है, 100 होता है। यदि ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे। यही पूछा है। तो विलेय का भार हमें नहीं पता है, विलयन का भार नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चा? दोनों को निकालेंगे। अब दोनों को निकालेंगे कैसे, ये समझिए। पहले निकालते कैसे? विलेय का भार या विलयन का भार। विलयन का भार जानता है, घनत्व तो बराबर तू जानता है, D बराबर क्या होता है? M/V। ये पूरे विलयन का घनत्व होता है, पूरे विलयन का आयतन दिया हुआ आपको, विलयन का आयतन आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं प्रति लीटर दिया हुआ है, यहां पर 3 मोलर दिया हुआ। कितना मोलर दिया हुआ बच्चा? 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब क्या होता है? 3 मोलर का मतलब बच्चा हमारा, 3 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3 मोलर का मतलब क्या होता है? मुझे कोई बताया 3 मोलर का मतलब क्या होता है? यदि 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल है 1 लीटर में, 3 मोलर का मतलब होता है विलेय के 3 मोल है 1 लीटर में। कितने हैं? 3 मोल है, यानी कि V हमारा कितना हुआ? हमने मान लिया कितना? 1 लीटर है। और N की वैल्यू क्या है बच्चा? 3 मोल है। कितना है? 3 मोल है। यही तो है, 3 मोल है। इसका मतलब हमें D पता चल गया। D तो हमें पता है, हमें विलयन का भार यही हमारा M है। M बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? V को इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा? D इंटू V हो जाएगा। D हमारा क्या? 1.25 है, गुणे 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब ये ग्राम प्रति ml में है, तो इसको लीटर को ml में बदलोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 से गुणा करेगा तो 1250 ग्राम आ जाएगा। क्या आएगा? 1250 ग्राम। ये हमारा क्या हुआ? विलयन का भार पता चल गया। विलयन का भार तो हमें पता चल गया, विलेय का भार निकालना है। क्या बच्चा? विलेय का भार निकालना है। आपको मोलरता 3 मोलर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 मोलर दिया हुआ है। 3 मोलर का अर्थ क्या होता है? 3 मोलर का अर्थ बच्चा मैंने अभी बताया है, 3 मोल है 1 लीटर विलयन में। कितने? 1 लीटर विलयन में। इसका मतलब मैं कह दूं, इसका मतलब मोलरता बराबर हमें पता है। मोलरता बराबर क्या होता है बच्चा? मोलरता M बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे इसका अणु भार Ma इंटू क्या होता है? आयतन होता है। आयतन यदि मैं लीटर में रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता दिया हुआ 3 मोलर, हमें भार नहीं पता है, हम W कर देते हैं। Ma क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का अणु भार। सोडियम थायोसल्फेट का अणु भार बच्चा जो होता है Na2H2O3 का अणु भार निकाल लेना। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऐसे करके निकाल लोगे। क्या आएगा? 158 आएगा। कितना आएगा? 158 आएगा। 158 निकाल के देख लेना। 158 गुणे 1 लीटर, क्योंकि हमने माना हुआ आयतन कितना? 1 लीटर माना हुआ है। 1 लीटर माना हुआ है। इसको W बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? W बराबर हमारा जाएगा 3 गुणे 158। 158 का इसका मतलब 474 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 474 ग्राम। देखो भार भी पता चल गया, विलेय का भी भार पता चल गया। यही तो विलेय का भार है, विलेय का भार। यही तो विलेय का भार है, यही तो विलेय का भार होता है। 3 मोलर का मतलब यही होता है ना, विलेय का भार। हमें पता चल गया। तो W/W प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार हमने कितना निकाला? 474 बटे विलयन का भार पूरा 1250 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। निकल के आएगा कितना बच्चा? निकल के आएगा हमारा 37.92% आएगा। निकाल के देख लेना, जो भी आएगा परसेंटेज में, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है ना, 100 से गुणा किया, इसलिए क्या आ जाएगा? वो परसेंटेज में बदल जाएगा। इसका मतलब हमारा 37.92% आएगा। 92% आएगा। इसका मतलब ख वाला हमारा सही हो जाएगा। देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा बच्चा। अरे किसी को दिक्कत
किसी को दिक्कत परेशानी भाई तो बता दे, किसी को दिक्कत परेशानी तो वो बता दे मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई बता दे यार, कमेंट तो कर दिया कर यार, कमेंट थोड़ा बहुत कर दे यार। प्रिया कुमारी ही कमेंट कर रही है, बकिया सब तो क्या कर रहे हैं। कमेंट का मतलब पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहता हूं कमेंट ना करिए, कमेंट करिए लेकिन पॉजिटिव कमेंट करिए, पॉजिटिव। जब हम मैं बोलता हूं कमेंट करिए तो फिर कमेंट करना शुरू कर दीजिए भाई पॉजिटिव, वो भी कैसा पॉजिटिव कमेंट, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कुछ भी हाय हेलो, वैसे हाय हेलो तो कर नहीं पाओगे, यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया आप लोग को, मतलब कि आपका कमेंट मुझे दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। प्रिया अकेले पढ़ रही है क्या? प्रिया कुमारी अकेले पढ़ रही है, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं या फिर वही अकेले पढ़ रही है? देख भाई 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के, 9वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ n/10 के कितने लीटर बिलियन बनाए जा सकते हैं? निकाल लेगा, फार्मूले बेस्ड है, मैं फार्मूला लगा देता हूं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है बच्चा, अपान क्या होता है, ई होता है, इंटू क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी। यही निकालना है आपको, लीटर में निकालना है, इसे लीटर में रहने देना। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W अपान ई इंटू क्या हो जाएगा, नॉर्मलता। ये फार्मूला लगा लेना, मैं क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। निकाल लेगा भाई। ऑक्जेलिक अम्ल का भार दिया हुआ 63, ऑक्जेलिक अम्ल का मैं फार्मूला बता देता हूं। ऑक्जेलिक अम्ल बोले C2H2O4 इंटू 2H2O, ये होता है पूरा फार्मूला। इसका तुल्यांकी भार निकाल लेना, ई जो होगा इसका अणु भार, मैं फार्मूला को इजी कर देता हूं, अणु भार बटे एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर आएगा। और इसके लिए एन फैक्टर जो हमारा होगा, इसके लिए हमारा एन फैक्टर जो होगा, मैं एन फैक्टर बता रहा हूं आपको, फैक्टर इसके जो एन फैक्टर होगा वो 2 आएगा। तो अणु भार निकाल लेना इसका, इन सबका जोड़ देना। कार्बन 2 है, 12 गुणे 2 कर देना। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 गुणे क्या कर देगा बच्चा, 2 गुणे 1 कर देगा। कार्बन ऑक्सीजन 4 है तो 16 गुणे 4 कर देगा। यहाँ पर H2O, पूरे H2O का हमेशा क्या होता है, 18 होता है, क्या होता है 18, तो 18 में 2 का गुणा कर देगा, 18 दूनी 36, ये इसका 36 होगा। इनका निकाल के दोनों का जोड़ देना, जितना आएगा उसमें अणु भार में एन फैक्टर दे देना, एन फैक्टर 2 होता है, एन फैक्टर से गुणा कर देना। ई की वैल्यू निकल जाएगी, ई यहाँ रख देना, 63 ग्राम दिया हुआ है, नॉर्मलता है n/10 को मतलब 0.1 है, 0.1 यहाँ पे रख देना। जो भी कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा, हमेशा कैलकुलेशन करोगे 10 लीटर ही आएगा, कर लेगा भाई। इसको मुझे कर देना भाई, आप लोग मुझे क्या कहते हैं उसको बता देना, इसको उस पर टेलीग्राम पे भेज देना, या फिर मुझे भेज सकते हो तो मुझे भेज देना, इसका आंसर मुझे भेज सकते हो तो मुझे भेज देना। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नहीं आएगा तो अगले दिन बता देना, मैं अगले दिन आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। या फिर मुझे सोल्यूशन भेज के देख लेना, चेक कर लेना कि बच्चा सही है कि नहीं है, ठीक है। मेरे से पूछ लेना सही है या नहीं है, ठीक है। चले भाई चलते हैं, अब चलते हैं भाई, छोड़ के चलते हैं आपको। सोइए, खाइए, पीजिए, मजा लीजिए। अब फिर मिलेंगे कल वाले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके, इसी का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। और क्वेश्चन आज जो पढ़े उसका क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का पार्ट काफी लंबा हो जाता है, क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ हमेशा 4-5 क्वेश्चन छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊँ और उसी छोटे से टॉपिक का आपको क्वेश्चन कराऊँ, तो वो माइंड में वहीं पे क्लियर हो जाए। मैं हर टॉपिक का यही करने वाला हूँ। तो आज जो टॉपिक पढ़े हो, जो पीछे पढ़े हो आज की टॉपिक, उसका क्वेश्चन कल होगा, और हो सकता है मैं कल का क्वेश्चन और ऐड करके परसों वाले टॉपिक का भी कर दूं उसी में। चलो मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम का लिंक बच्चा, उसमें क्या कहते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं ऐप में कोशिश करूंगा कि जोड़ दूं कहीं पे, या फिर मुझे डायरेक्टली भेज देना, हो जाएगा काम।
तो भी हो जाएगा। कम ही लोग हो, अभी तक जितने लोग हो उतना मुझे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल। चलिए भाई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। कमेंट करना सीख ले भाई, थोड़ा पॉजिटिव कमेंट। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।